अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 टू 17 अपलोड हो चुके हैं। करंटली चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया है, जिसमें हम क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम साइको डायग्नोस्टिक को DSM-5 TR के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है। इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। करंटली हम कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स पे बात कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स में से लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पीच साउंड डिसऑर्डर, चाइल्डहुड फ्लुएंसी डिसऑर्डर पढ़ चुके हैं। करंटली सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले एक बार डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं कि सोशल कम्युनिकेशन में हम स्पोकन लैंग्वेज को, नॉन वर्बल क्यूज़ को, इंटरपर्सनल स्किल्स को यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और एक सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। लेकिन जो सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है, उसमें एक बच्चा जो है वो सोशली कम्युनिकेट नहीं कर पाता। वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि कौन सी सिचुएशन में उसने कौन सी और कैसे बात करनी है। अब ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं कि वो बच्चे जिनको सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के इश्यूज़ होते हैं या सिम्टम्स फेस कर रहे होते हैं, उनको हमने मैनेज कैसे करना है। अब चूँकि बच्चा इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होता, सोशल सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहा होता या बातचीत कर रहा होता, तो जब हम इसकी मैनेजमेंट करते हैं तो हम इसमें बच्चे पे काम करते हैं ताकि बच्चा इफ़ेक्टिवली सोशल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग लैंग्वेज का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके, चाहे वो वर्बल लैंग्वेज है, चाहे नॉन वर्बल लैंग्वेज है। अब इसके लिए डिफरेंट अप्रोचेज़ यूज़ होती हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल, स्पीच लैंग्वेज एंड एजुकेशनल अप्रोचेज़ इन्वॉल्व हैं या इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट वन इज़ सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। अब जो बिहेवियर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है ना, सबसे पहले हम हमेशा उस पे काम करते हैं। अब चूँकि ये बच्चे सोशली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इसीलिए हम इनका स्टार्ट या इनकी थेरेपी जो है वो सोशल स्किल्स ट्रेनिंग से स्टार्ट करेंगे। अब बच्चों को सोशली ट्रेन करने के लिए जो एक्टिविटीज़ बनाई जाती हैं, वो पूरी स्ट्रक्चर्ड होती हैं, स्टेप बाय स्टेप होती हैं, शॉर्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चा का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो, सेल्फ एस्टीम भी उसकी हार्ट ना हो, ना ही उसको एंग्ज़ायटी इश्यूज़ हों। तो इस वजह से सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें बच्चे को टर्न टेकिंग, टॉपिक इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस सिखाई जाती है। उसके अलावा किसी भी कन्वर्सेशन के लिए कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ होती हैं, वो हम बच्चे को सिखाते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे आसान इसका ये है कि आप इसको जो स्टार्ट करते हैं, तो बच्चे को सबसे पहले ग्रीटिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखें जब भी हमारा किसी से मीटअप होता है, तो सबसे पहले हम ग्रीटिंग्स करते हैं, ठीक है? हम सलाम करते हैं, हेलो, हाय करते हैं। तो इन बच्चों के साथ भी हमने जब स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हमने ऐसे ग्रीटिंग से ही स्टार्ट करना है। अब ग्रीटिंग करते हुए आपने इनके साथ-साथ आई कॉन्टैक्ट भी लाज़मी मेंटेन करना है। अब चूँकि वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों के इश्यूज़ होते हैं, तो दोनों का आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जब बच्चे को आप हेलो करते हैं, स्पोकन में आप हेलो का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हाथ से जेस्चर से आपने हेलो का हैंड वेव करना है, ठीक है? ताकि बच्चा वर्बल के साथ-साथ नॉन वर्बल लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड करे। देन आप उससे हाई-फ़ाई कर सकते हैं, देन अगर वो कोई अच्छा टास्क परफ़ॉर्म करता है, तो उससे हाई 10 भी करवा सकते हैं। तो इस तरह करके आपने साथ-साथ वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन को लेकर चलना है। टॉपिक इनिशिएशन या मेंटेनेंस में आप बच्चे से ऐसे कर सकते हैं कि अगर बच्चे के साथ कोई फ़ेलो बैठा है, कोई और आपका स्टाफ़ मेंबर बैठा है, तो आप बच्चे को कह सकते हैं कि आप उसको हेलो करो, हाय करो, और फिर वहाँ पे बच्चे का स्पोकन भी उससे करवा सकते हैं और उसके हैंड जेस्चर्स जो हैं, वो भी उसको सिखा सकते हैं। अगेन ये सारी चीज़ें हमने बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग करनी है, शॉर्ट स्टेप्स में करती हैं, स्टेप बाय स्टेप करनी है, शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ करना है ताकि बच्चा उनको ईज़िली अंडरस्टैंड करे। देन रोल प्ले टेक्निक कर सकते हैं, वीडियो मॉडलिंग कर सकते हैं, सोशल नैरेटिव सिखा सकते हैं उसको, या फिर उसको कंप्यूटर के थ्रू बी, हेलो, हाय इस तरह की शॉर्ट वीडियोज़ जो हैं जिसमें इंटरेक्शन हो रहा हो, बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हों, वो वीडियोज़ के ज़रिए भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं। देन कॉग्निटिव बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है? अब जो बच्चा होता है चूँकि वो सोशली कम्युनिकेट नहीं कर पाता, इस वजह से उसको कम्युनिकेशन करने में एंग्ज़ायटी भी बहुत ज़्यादा होती है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, लोएस्ट सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी लो होती है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि लोग उसकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएँगे, और रियलिटी में भी ये होता है कि लोग उसकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो एज़ अ रिज़ल्ट जब उसकी नीड्स, फीलिंग्स जो हैं वो अच्छे तरीके से फुलफ़िल नहीं हो रही होती, तो फिर वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, उसको एंग्ज़ायटी होती है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू हम उसके कॉग्निशंस पे काम करते हैं ताकि वो नेगेटिव सोचने की बजाय पॉज़िटिव सोचे। नेक्स्ट इज़ एनहांसिंग पर्सपेक्टिव टेकिंग एंड थ्योरी ऑफ माइंड टू इम्प्रूव एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स।
अब इसको आप बच्चे को इस तरह से सिखा सकते हैं कि विजुअल कार्ड्स हों आपके पास, ठीक है? उस पे कोई बच्चा हो वो हैप्पी हो, कोई सैड हो, कोई शाउटिंग कर रहा हो, तो इस तरह से आपने उस वो इमोशंस जो हैं वो बच्चे को सिखाने होते हैं, ठीक है? कि अगर सैड फेस होगा सैड दिखाओगे, तो साथ आप खुद भी सैड फेस बनाओगे और बच्चे को भी एक्ट करवाओगे कि वो भी सैड फेस बनाए, ठीक है? तो इस तरह से करके वो एक एम्पैथी वाली फीलिंग्स जो है ना वो आप इनकलकेट करते हो, ठीक है? जब जो थेरेपिस्ट है वो खुद भी सैड फेस बनाएगा, तो फिर वो बच्चे से थोड़ी-सी एम्पैथी गेन करने की कोशिश करे, एक कनेक्शन बिल्डअप करने की कोशिश करे कि ओ आई एम सैड और इस तरह के शॉर्ट-शॉर्ट सेंटेंसेस को यूज़ करते हुए, ताकि बच्चे में भी एक तरह से एम्पैथी बिल्ड हो। तो आप सैड फेस बना के बच्चे को कहते हो आई एम सैड और फिर बच्चे को आप कहते हो कि हग मी सो आई फील बेटर। इस तरह के ना आपने अब डिपेंड करता है कि बच्चे का एक तो लेवल क्या है और दूसरा कि आपकी स्किल्स क्या हैं। जितनी अच्छी आपकी स्किल्स होंगी, जितना अच्छा आप बच्चे के साथ रेपो बिल्ड कर पाओगे, उतना ही बच्चे को आप ये चीज़ें करना सिखाओगे। तो इन छोटी-छोटी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आप बच्चे को एम्पैथेटिक बनाओगे और फिर आहिस्ता-आहिस्ता बच्चे में ये चीज़ें इनकलकेट करोगे थ्रू प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज़ कोलैबोरेशन विद स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट। स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो है वो बच्चे की लैंग्वेज पे काम करेगा कि किस तरह से उसने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बिहेव करना है और टोन क्या होगी, कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, उसके साथ-साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे बात करेगा, जैसे बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, जैसे स्टार्ट में भी हमने बात की थी, हाई फाई, हाई टेन, ग्रीटिंग्स, हेलो, हाय, ये सब बच्चे को सिखाया जाएगा। कॉन्टेक्सुअल एंड एनवायरनमेंटल इंटरवेंशंस। अब चूँकि बच्चा कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बातचीत नहीं कर पाता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता, इंटरैक्ट नहीं कर पाता, इस वजह से कॉन्टेक्सुअल एंड एनवायरनमेंटल इंटरवेंशंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासरूम कम्युनिटी एक्टिविटीज़, ठीक है? क्लासरूम में और जो फेलोज़ होते हैं, उनके साथ आपने किस तरह से शेयरिंग करनी है, किस तरह से फ्रेंडशिप करनी है, किस तरह से रिलेशनशिप बिल्ड करना है, किस तरह से इंटरैक्शन करना है, तो ये छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ सिखाई जाती हैं। बच्चे के साथ इंडिविजुअल सेशन आप लेते हो, ठीक है? अब बच्चे को हमने सोशल बनाना है, तो उसके लिए फिर आप एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करते हो, बच्चे को क्लासरूम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हो, ताकि बच्चा क्लास पार्टिसिपेशन करे, अपनी बारी का इंतज़ार करे, फिर अपनी बारी पे आंसर करना सीखे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, वो क्लासरूम और कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके ही बच्चे को बेहतर तरीके से सिखाई जा सकती हैं, ठीक है? उसके अलावा जो भी केयर गिवर हैं, उनको भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि आपने किस तरह से बच्चे को डील करना है। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट्स क्या हैं कि बच्चे को हेल्प आउट करना है ताकि बच्चा टास्क परफॉर्म करे, बोले। देन मॉडलिंग है, यानी खुद से एक्ट करके दिखाना है, बच्चा आपको फॉलो करेगा। देन रीइंफोर्समेंट है, रीइंफोर्स में आप कोई भी बच्चे का फेवरेट टॉय उसको देते हो, फेवरेट खाने की चीज़ देते हो और उससे वो डिज़ायर्ड बिहेवियर करवाते हो। नेक्स्ट इज़ ग्रुप बेस्ड इंटरवेंशंस, ठीक है? अब क्लासरूम एक्टिविटीज़ और ग्रुप बेस्ड इंटरवेंशंस जो हैं ये तकरीबन एक जैसी ही होती हैं। यहाँ पे भी हम बच्चे को दूसरे पीयर्स जो होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, टीचर्स जो होते हैं, उनके साथ हम लोग एक इंटरैक्टिव प्ले करना सिखाते हैं ताकि बच्चे की स्किल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएँ। ठीक है, तो पहले हमने क्लासरूम में एक्टिविटीज़ करवाई, फिर हमने ग्रुप बेस्ड इंटरवेंशंस अप्लाई की। तो इसका पर्पज़ यही होता है कि बच्चा हर एनवायरनमेंट में, हर इंसान के साथ, हर सिचुएशन में बातचीत करे। ऐसा ना हो कि एक सिचुएशन में वो बात कर रहा है और दूसरे में नहीं कर रहा। तो इस वजह से रिपीटेडली ग्रुप थेरेपीज़ होती हैं, क्लासरूम एक्टिविटीज़ होती हैं, इंडिविजुअल सेशंस होते हैं, ताकि बच्चे की स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जा सके, मॉडिफ़ाई किया जा सके, मैनेज किया जा सके। देन मैनेजमेंट ऑफ को-अकरिंग कंडीशंस, यानी अगर उसके साथ साइड बाय साइड कोई और डिसऑर्डर चल रहा है, एडीएचडी है, एंग्ज़ायटी है, ऑटिज़्म है या कोई किसी और डिसऑर्डर के सिम्पटम्स हैं, तो उन पे भी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ मॉनिटरिंग एंड जनरलाइज़ेशन। अब जनरलाइज़ेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी मैंने बात की कि बच्चे को ग्रुप एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं, क्लासरूम में भी, इंडिविजुअल सेशंस भी। तो वो इसीलिए करवाई जाती हैं ताकि आहिस्ता-आहिस्ता जो बच्चे को हम हेल्प कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता रिड्यूस करें ताकि बच्चे को हर बारी हमें मोटिवेट ना करना पड़े बोलने के लिए, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता उसको इंडिपेंडेंट भी करना है। ठीक है? ताकि वो खुद से भी एम्पावर हो सके और सोशल सिचुएशन में इंटरैक्ट कर सके। ऐसा ना हो कि एक टीचर के साथ अच्छी उसकी रेपो बिल्ड हो गई है और सेकंड टीचर के साथ वो फिर से कम्युनिकेट ही ना करे, तो इस वजह से जर्नलाइज़ करना ज़रूरी होता है। अब कोई सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।